जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने 8th सेंचुरी में 4 वेदों के आधार पर 4 मठों की स्थापना की थी। मठ को इंग्लिश में मोनेस्ट्रीज कहते हैं और यहाँ धर्म ग्रंथों और वेदों पर चिंतन किया जाता है। ये 4 मठ हैं। नॉर्थ में ज्योतिर्मठ, ईस्ट में पुरी, साउथ में श्रृंगेरी और वेस्ट में द्वारका। ज्योतिर्मठ, जिसे आज हम जोशीमठ के नाम से जानते हैं, ये अथर्व वेद का प्रभारी है। जोशीमठ टाउन उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ये 6150 फीट की हाइट पर मौजूद है। इसका हिंदुइज्म में रिलीजियस सिग्निफिकेंस तो है ही, क्योंकि आदि शंकराचार्य जो 8th सेंचुरी के बहुत ही विद्वान वैदिक स्कॉलर थे, जिन्होंने भगवद गीता के साथ साथ 10 मुख्य उपनिषदों पर अपनी कमेंट्रीज लिखी हैं, उन्होंने नॉर्थ में धर्म के इंस्टीट्यूट के रूप में ज्योतिर्मठ की स्थापना की थी। साथ ही इसकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस और ज्यादा इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि आदि शंकराचार्य ने ही हिंदू धर्म के 4 धामों की भी स्थापना की थी। ये 4 धाम हैं बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम। इन चारों धामों को युगों के बेस पर बांटा गया है। बद्रीनाथ को सतयुग का धाम माना गया है और रामेश्वरम को त्रेता युग का। इसी तरह द्वारका को द्वापर युग का और जगन्नाथपुरी को कलयुग का धाम माना गया है। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि सभी को लाइफ में एक बार 4 धामों का दर्शन करना चाहिए, इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जोशीमठ का महत्व यह है कि बद्रीनाथ धाम जाने के लिए जोशीमठ से ही होकर गुजरना पड़ता है, इसका और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पवित्र ग्रंथ साहिब में यह दर्ज है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने पूर्व जन्म में हेमकुंड झील के किनारे बैठकर मेडिटेशन किया था और इसलिए हेमकुंड झील के किनारे मौजूद गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब सिखों के सबसे सम्मानित तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ हर साल हजारों तीर्थयात्री दर्शन करने और कार सेवा करने आते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हेमकुंड साहिब जाने के लिए भी एक ही रास्ता है जो जोशीमठ से होकर गुजरता है और इसलिए जोशीमठ का महत्व और बढ़ जाता है। द स्कीइंग पैराडाइज ऑफ गढ़वाल के नाम से मशहूर औली, जहां हर साल हजारों टूरिस्ट स्कीइंग करने और घूमने आते हैं और जो उत्तराखंड टूरिज्म के लिए बहुत सिग्निफिकेंट डेस्टिनेशन है, यहां पहुंचने का भी रास्ता जोशीमठ से ही होकर गुजरता है। इन सभी बातों से ये तो साफ है कि कल्चरल और टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से जोशीमठ बहुत ही सिग्निफिकेंट टाउन है। अब इसके आगे की कहानी सुनते हैं। अलकनंदा रिवर केदारनाथ से ऊपर और गंगोत्री के ईस्ट में मौजूद सतोपंथ ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है और देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है और इसके आगे गंगा रिवर के रूप में बंगाल तक जाती है। अलकनंदा रिवर के देवप्रयाग में भागीरथी से मिलने जाने के रास्ते में बद्रीनाथ और जोशीमठ भी पड़ते हैं। 1970 में अलकनंदा रिवर में बाढ़ आई थी। यह बाढ़ 1,60,00,000 टन सेडिमेंट अपने साथ लाई थी। यह कैटास्ट्रोफी इतनी बड़ी थी कि इसने गोहना नाम की एक लेक और बेलाकुची नाम के एक गांव को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। इस डिजास्टर में 13 ब्रिज भी तबाह हो गए थे। इस तबाही का इमीडिएट कारण तो 20 जुलाई 1970 की रात में होने वाला क्लाउड बर्स्ट था, लेकिन बाद में जियोलॉजिस्ट ने कमर्शियल डिफॉरेस्टेशन को इसके पीछे का मुख्य कारण बताया। इसके बाद ही उत्तराखंड के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में पेड़ काटने के खिलाफ लोकल जनता जागरूक होने लगी और प्रोटेस्ट करने लगी। लेकिन इन प्रोटेस्ट को नया रूप तब मिला जब 25 मार्च 1974 में जोशीमठ के पास रेनी गांव में कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स पेड़ काटने पहुंचे। उस गांव के आदमियों को कॉन्ट्रैक्टर्स ने कुछ पैसों का लालच देकर प्रोटेस्ट ना करने को कन्विंस कर लिया था, लेकिन जब पेड़ काटने का काम शुरू हुआ तभी एक लड़की ने गौरा देवी को इस बारे में खबर की। गौरा देवी ने 27 और महिलाओं के साथ कॉन्ट्रैक्टर्स को कन्फ्रंट किया, लेकिन जब इस सब से कोई हल नहीं निकला तो उन 27 औरतों ने पेड़ों को पकड़कर चिपको मूवमेंट की शुरुआत की। धीरे धीरे आसपास की गांव के लोग भी इससे जुड़ने लगे और चिपको मूवमेंट एक वर्ल्ड रिनोन्ड मूवमेंट बन गया। उत्तराखंड के पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट्स और खासकर चमोली डिस्ट्रिक्ट के लोगों का यह मानना था कि सरकार के बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की वजह से हो रहे डिफॉरेस्टेशन और पहाड़ों में बॉम्ब ब्लास्ट के ही कारण बाढ़ और दूसरे नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं। इस विषय पर ध्यान देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने गढ़वाल के कमिश्नर MC मिश्रा की चीफशिप में 18 मेंबर कमेटी का गठन किया। मिश्रा कमेटी ने 10 मई 1976 से लेकर 15 मई 1976 तक जोशीमठ और इसके आसपास के इलाकों का सर्वे किया और एक रिपोर्ट पब्लिश की। इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि जोशीमठ एक एंशिएंट लैंडस्लाइड के ऊपर बसा हुआ टाउन है। इसकी नींव पहले से ही कमजोर है। इसके ऊपर से 1970 की अलकनंदा में आई बाढ़ के कारण जोशीमठ के बेस से
काफी सारी मिट्टी वहां से हट गई है और जोशीमठ के नीचे की धरती कई जगह से खोखली हो गई है। इसके ऊपर से तेजी से कमर्शियल रीजन से पेड़ों की कटाई हो रही है, जिससे जमीन और ज्यादा लूज हो रही है। पेड़ों के जो रूट्स हैं वो जमीन को पकड़ कर रखते हैं और लैंडस्लाइड होने से बचाते हैं। इसके अलावा जोशीमठ के एरिया में हैवी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिससे होने वाले वाइब्रेशन भी जमीन को और खोखला कर रहे हैं। साथ ही टनल के कंस्ट्रक्शन की वजह से पहले से खोखली जमीन और ज्यादा खोखली होती चली जा रही है। इससे जोशीमठ को काफी खतरा है और ये 100 सालों के अंदर ही पूरी तरह से नीचे धंस सकता है, ऐसा रिपोर्ट का कहना था। इस रिपोर्ट में काफी सुझाव दिए गए थे जिससे ऐसा होने से बचा जा सके, जैसे काफी ज्यादा पेड़ लगाना, हैवी कंस्ट्रक्शन रोकना, टनल कंस्ट्रक्शन के लिए ब्लास्टिंग करने से होने वाले वाइब्रेशन से और ज्यादा गाड़ियों के पहाड़ों पर चलने से भी होने वाले वाइब्रेशन से लैंडस्लाइड हो सकती है, इसलिए इस पर भी बैन लगाना। बारिश का पानी मिट्टी के रास्ते जमीन के अंदर चला जाता है और इससे बेस में सॉइल इरोजन होता है। ये भी जोशीमठ को अंदर से खोखला कर रहा है। इससे बचने के लिए रेन वाटर का प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनाने की सलाह दी गई थी। इसमें पक्का रोड्स बनाना भी शामिल था। अलकनंदा रिवर बहुत तेजी से बहती है और अपने साथ किनारों को भी काटती हुई जाती है। इससे भी पहाड़ का बेस इरोड होता चला जाता है और ऊपर बसा टाउन लैंडस्लाइड का शिकार हो जाता है। इससे बचने के लिए अलकनंदा रिवर के किनारे सीमेंट ब्लॉक्स बनाने का सुझाव भी दिया गया था। इसी तरह के और भी कई सुझाव मिश्रा कमेटी ने 1976 में एडमिनिस्ट्रेशन को दिए थे। साथ ही ये जान लेना भी जरूरी है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने इंडिया को सीस्मिक जोन्स के हिसाब से 4 जोन्स में डिवाइड किया है, जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5। इनमें जोन 5 सबसे ज्यादा सीस्मिक एक्टिव रीजन है और जोन 2 सबसे कम। जोशीमठ को सीस्मिक जोन 5 की कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन हमारी सरकारों ने इन सब के बावजूद यहां क्या स्टेप्स लिए। पहला स्टेप एनटीपीसी तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट और दूसरा स्टेप हेलांग बाईपास रोड। 2005 में यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर श्री पीएम सईद ने जोशीमठ से 12 किलोमीटर दूर तपोवन में धौलीगंगा रिवर के पास एनटीपीसी तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट की नींव रखी। इस 520 मेगावाट हाइड्रो पावर प्लांट के कंस्ट्रक्शन की शुरुआत 2006 में हुई और यह अब तक 70% बनकर तैयार हो चुका है। हाइड्रो पावर प्लांट की कंस्ट्रक्शन के लिए पहाड़ों में टनल्स बनाना पड़ता है। इसके लिए पहले बॉम्ब ब्लास्ट का सहारा लिया जाता था, लेकिन अब कभी-कभी टनल बोरिंग मशीन का यूज किया जाता है। हालांकि बॉम्ब ब्लास्ट अभी भी पूरी तरह से बंद नहीं हुए हैं। हाइड्रो पावर प्लांट की कंस्ट्रक्शन में हैवी मशीन्स का यूज होता है और इससे पहाड़ों में काफी वाइब्रेशंस होती हैं। जोशीमठ के लोगों का कहना है कि एनटीपीसी तपोवन प्रोजेक्ट के लिए पहाड़ों में होने वाले हैवी कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से जोशीमठ में लैंडस्लाइड्स का खतरा बढ़ गया है, लेकिन एनटीपीसी ने इस आरोप को डिनाई कर दिया है। एनटीपीसी का कहना है कि उनके प्रोजेक्ट का जोशीमठ से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन जोशीमठ नहीं बल्कि तपोवन में चल रहा है। असल में बात यह है कि एनटीपीसी तपोवन से लेकर सैलांग तक एक टनल बनाने का काम कर रहा है और ये टनल जोशीमठ के पास से होकर गुजरती है, जिससे जोशीमठ के पहले से ही कमजोर बेस में और ज्यादा वाइब्रेशन होती है और यहाँ डिजास्टर का चांस बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी एनटीपीसी अपनी बात पर अड़ा हुआ है और लोग अपनी बात पर। इसके अलावा बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जोशीमठ के पास एक ऑल वेदर बाईपास रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहा है, जो बद्रीनाथ धाम की दूरी को 30 किलोमीटर से रिड्यूस कर देगा। इसका दूसरा बेनिफिट यह है कि इस बाईपास से इंडियन सोल्जर्स चाइना बॉर्डर पर और तेजी से पहुंच सकेंगे। हेलांग मारवाड़ी बाईपास रोड के खिलाफ जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति पिछले 1 साल से प्रोटेस्ट कर रही थी, क्योंकि उनका कहना था कि इसके कंस्ट्रक्शन से जोशीमठ को होने वाला खतरा और बढ़ जाएगा। लेकिन मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने बीआरओ को कंस्ट्रक्शन करने की अनुमति दी और यह काम भी शुरू हो गया। इन हैवी कंस्ट्रक्शंस ने तो मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट को डस्टबिन का रास्ता दिखाया ही, साथ ही मिश्रा कमेटी की बाकी रिकमेंडेशन जैसे रिवर के किनारे सीमेंट ब्लॉक्स बनाना या पेड़ लगाना, इन पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। और आज की ताजा खबर यह है कि जोशीमठ के 600 से ज्यादा घरों और होटल्स में दरारें आ गई हैं। ये बिल्डिंग्स कभी भी गिर सकती हैं। अब तक 80 से ज्यादा परिवारों को प्रशासन ने दूसरी जगह शिफ्ट किया है और बाकी फैमिलीज को शिफ्ट करने का काम जारी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन पहले दिन से ही हरकत में आ गया था। लोगों की माने तो ये वैली में कंस्ट्रक्शन का काम अभी कुछ दिन पहले तक जोरों शोरों से चल रहा था, लेकिन पिछले 2-3 दिनों में सिचुएशन गंभीर होती नजर आ रही है और अब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स
एक्टिवली सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। जोशीमठ में 668 मकानों पर रेड क्रॉस लगाया गया है क्योंकि ये किसी भी वक्त गिर सकते हैं। ताज्जुब की बात यह है कि जोशीमठ की पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, यहाँ सिर्फ 16,000 लोग रहते हैं और यहाँ करीब 4,500 घर हैं। 4,500 घरों में से करीब 700 घरों का खतरे में होना बड़ी चिंता की बात है। जोशीमठ में इस समय 2 होटल्स को एसडीआरएफ की टीम डिमोलिश करने की कोशिश कर रही है, मलारी इन होटल और होटल माउंट व्यू। ये दोनों ही होटल टेढ़े हो गए हैं और किसी भी वक्त गिर सकते हैं। इनके अचानक गिरने की वजह से इनके नीचे की जमीन भी खिसक सकती है और उससे भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए इन दोनों होटल्स को सिस्टमैटिक तरीके से बिना ज्यादा वाइब्रेशंस पैदा किए गिराना जरूरी है। लेकिन जनता होटल्स को गिराने से पहले मुआवजे की मांग कर रही है। जोशीमठ में डिमोलिशंस के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं और लोग सड़कों पर बैठ गए हैं। उनकी मांग है कि पहले मुआवजा दिया जाए और फिर होटल्स को गिराया जाए। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि जोशीमठ सही सलामत रहे, लेकिन प्रकृति के कुछ नियम होते हैं और उनका पालन ना करने पर कॉन्सिक्वेंसेस से इंसान बच नहीं सकता। जियोलॉजिस्ट का कहना है कि जोशीमठ की सिचुएशन अब इरिवर्सिबल है, इसे ठीक नहीं किया जा सकता और उत्तराखंड सरकार ने भी जोशीमठ को अनसेफ फॉर लिविंग डिक्लेयर कर दिया है और अब सारा फोकस वहां रहने वाले लोगों को जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट करने पर है। एट द एंड मैं ये नहीं कहूंगा कि हमें जोशीमठ से सबक लेना चाहिए और नेचर का इस तरह मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। उत्तराखंड में नेचर ने हमें पहले भी वार्निंग दी थी। 2013 में आए केदारनाथ डिजास्टर में 6,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और फिर अभी फरवरी 2021 में ही तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट में ही एक एवेलांचे के आने से 140 लोगों की जान चली गई थी। लेकिन इसके बावजूद तपोवन प्रोजेक्ट को अप्रैल 2021 तक ही दोबारा एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल गया और काम फिर शुरू हो गया। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि हम कम से कम ये एक्सेप्ट करें कि जोशीमठ क्राइसिस कोई अनजाने से होने वाली दुर्घटना नहीं है, बल्कि हम इंसान ही जानबूझकर ऐसी सिचुएशन पैदा करते हैं। इसलिए इसे कम से कम नेचुरल डिजास्टर का नाम ना दें, ये एक मैन मेड डिजास्टर है। थैंक यू।